दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें हम लोग का एक क्लास हुआ है जिसमें हम लोग समझे थे कि इसका फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन होता क्या है और उसको सोल्व कैसे करते हैं। और हम आपको बहुत सारा चीज़ उसमें बताए थे, लंबा क्लास था। एक बार हम शॉर्टली थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देते हैं इसलिए ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। और चूंकि उस वीडियो में थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था तो कुछ लोगों का शिकायत भी है, इसलिए एक बार रफली रिवीजन करा देते हैं। टेबल नहीं दिख रहा था सीएफ का, तो वो टेबल भी हम यहाँ फिर से बना दिए, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो ये वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा होता है और डिग्री 1 होता है, ठीक है। डिग्री सेम होता है, 1 ही होता है, लेकिन ऑर्डर क्या होता है, ज़्यादा होता है 1 से, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेनली जो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस मान लेते हैं d3y बाई डी एक्स क्यू, मान लीजिए यहाँ 3 है, अब प्लस y इज इक्वल टू 1 है। ऐसे करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है, ये दिख रहा है ना आपको, हाँ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो d बाई डी एक्स है ना, इसको हम लोग कैपिटल D मान लेते हैं। तब ये जो इक्वेशन हो जाता है, ये कुछ ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है डी स्क्वायर वाई, ठीक है। क्योंकि डी बाई डी एक्स को हम लोग कैपिटल D माने हैं, तो ये ऑर्डर 2 है, तो डी स्क्वायर इसको पढ़ते हैं। ऐसे आप ऑर्डर 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और प्लस ये हो जाता है डी क्यू वाई, ठीक है, यहाँ क्यू है, अब प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये कुछ इस टाइप का इक्वेशन हो जाता है। अब सारे में से हम लोग क्या करते हैं, y को कॉमन बना लेते हैं, तो ये जो होता है वो फंक्शन ऑफ d हो जाता है, d का फंक्शन हो जाता है। और d का मतलब क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव है, d बाई डी एक्स है, ठीक है। और इनटू में y हो जाता है, देख रहे हैं ना, y सब में है, तो y को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। और इज इक्वल टू कुछ आता है, या तो ये जो इधर आ रहा है क्यू का x का फंक्शन हम लोग लिखे हैं, इसको फाई एक्स भी आप लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स भी कुछ भी लिख सकते हैं। इधर जो आता है वो x का फंक्शन होता है या फिर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके का जब फॉर्म बनता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसको लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो है डिग्री 1 होता है, ठीक है। तो डिग्री 1 होता है तो लीनियर ही हुआ, ठीक है। विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, चूंकि इसके साथ साथ कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट लगा होता है, जैसे देखिए यहाँ 3 लगा हुआ है, इसलिए कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो जनरल फॉर्म है वो इस तरीके का होता है, फंक्शन ऑफ कैपिटल डी इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो कैपिटल डी का मतलब है वो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स है। अब ये इसका जनरल फॉर्म है। अगर इस टाइप का अगर आपको इक्वेशन मिलता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, यही हम लोगों को इसमें सीखना है। तो इसका सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है, सीधा सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब आपके मन में दो सवाल आ रहा होगा कि एक ये सी एफ क्या है और दूसरा ये पी आई क्या है। अगर आपको कहीं से सी एफ और पी आई पता चल जाता है तो आप सीधा आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सी एफ कैसे फाइंड आउट करते हैं और पी आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों हम लोग फाइंड करना सीख लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे। सीधा सी एफ का वैल्यू यहाँ रख देंगे और पी आई का वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा सॉल्यूशन। देखिए अब सी एफ का हम लोग कहानी शुरू करते हैं। सी एफ को कैसे निकालते हैं, तो सी एफ को निकालने के लिए सबसे जो पहला काम हम लोग को करना है वो इस डी का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। अब देखिए इस डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब ये जो फंक्शन ऑफ डी है ना, ये जो फंक्शन ऑफ डी है इसको हम लोग 0 के इक्वल कर देते हैं। जो पहला स्टेप, इसका वर्किंग रूल लिखे हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो पहला काम क्या करेंगे। वैसे तो पहला काम अगर ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में है तो ठीक है, हम लोग फंक्शन ऑफ डी को 0 के इक्वल करेंगे। लेकिन कभी कभी इस जनरल फॉर्म में नहीं रहता है जो गिवन इक्वेशन आता है, लेकिन हम लोग उसको जनरल फॉर्म में ला सकते हैं। मतलब आपको इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा, ये जो नीचे हम लिखे हैं, अगर इस टाइप से इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लगाइए, सजा दीजिए। तो कैसे सजाएंगे, इसको पहले इस फॉर्म में सजाएंगे और यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे और इस फॉर्म में लगा देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में आने के बाद ये फंक्शन ऑफ डी है, इसको 0 के इक्वल करके हम लोग डी का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो डी का वैल्यू बहुत टाइप का आ सकता है, जैसे कि अब जानते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल बनेगा। अगर उसका पावर 3 है तो 3 गो रूट आएगा, रूट बोलते हैं ना। उसके बाद पावर 4 है तो 4 रूट आएगा। ऐसे ही अगर पावर n है तो n रूट आएगा, बहुत सारा रूट आ सकता है। तो उस रूट, वो d का जो वैल्यू आएगा यानी रूट आएगा, जो d का रूट आएगा उसी पे डिपेंड करता है ये सी एफ। ये सी एफ कितना आएगा
ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि डी का वैल्यू कितना है। अब डी का वैल्यू जितना ऑर्डर है उतना हो सकता है। अगर देखिए जो यहाँ हम इक्वेशन लिए हैं इसका मैक्सिमम ऑर्डर कितना है 3 है, तो डी का क्या को वैल्यू आएगा 3 को वैल्यू आएगा, तो तीनों वैल्यू पे सी का सी एफ डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर 4 रहता तो चारों वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे, डी का जो वैल्यू आएगा उसको एनालाइज करेंगे कि डी का वैल्यू आया कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो उसका नेचर 4 टाइप का हो सकता है, या तो वो ये हो सकता है कि वो चारों का चारों रियल हो सकता है ना कि वो चारों रियल हो, या फिर वो चारों इमेजिनरी हो। लेकिन 2 केस और हो सकता है इसमें, क्या कि मान ली कि वो चारों रियल है और चारों बराबर ही है। ठीक है, चारों का चारों किसी इक्वेशन से हम मान ली x का वैल्यू निकालते हैं और पता चला कि 1 और 1 2 बार आ गया, तो 2 को रूट इसका आया है 1 और 1, लेकिन दोनों क्या है इक्वल है। तो हो सकता है कि उसका 4 को रूट है चारों इक्वल हो, 10 को रूट है 10 इक्वल हो। तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि उसका रूट जो है वो रियल है लेकिन इक्वल है, और एक कंडीशन ये हो सकता है कि रियल है लेकिन वो अनइक्वल है। देखिए ये जो यू एन यू की ई क्यू लिखे हैं ये अनइक्वल लिखे हैं, शॉर्टकट में लिखे जगह कम था इसलिए। ठीक है, तो रियल एंड अनइक्वल पहला कंडीशन में हम लिखे हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन में लिखे हैं कि रियल एंड इक्वल, मतलब डी का वैल्यू पहले केस में क्या हम मान के चले हैं कि डी का जो वैल्यू है वो रियल है लेकिन इक्वल नहीं है, जय को रूट आया वो सब अलग अलग आया है। ठीक है, और दूसरे केस में हम ये लेकर के चलें कि जितना रूट आया है ना वो सब इक्वल है लेकिन वो रियल है। ठीक है, तो रियल का कंडीशन ये है कि अगर रूट रियल है तो हम उसमें एक चीज और चेक करेंगे कि क्या वो सारा का सारा जितना रूट आया है वो इक्वल है। अगर नहीं है तो ठीक है, हम इस वाले का फर्स्ट केस में रखेंगे। अगर सारा का सारा इक्वल नहीं है तो सेकंड केस में रखेंगे। लेकिन क्या हो कि अगर उसका 4 गो रूट हो, 2 गो 1 हो और 2 गो 2 2 हो, इस टाइप से रूट हो, इस टाइप से भी तो आ सकता है। अब आप कहेंगे कि 2 गो तो इक्वल है और 2 गो फिर इधर इक्वल है लेकिन चारों इक्वल नहीं है, तब क्या होगा? तब देखिए कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो हम आपको सिखाएंगे, वैसे पिछले वीडियो में सिखाए भी थे कि 1 1 के लिए हम लोग इक्वल वाला कंडीशन ले लेंगे। ठीक है, केस नंबर 2 ले लेंगे, इस 2 2 के लिए केस नंबर 2 ले लेंगे फिर। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे, ऐसे हम लोग कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं, अब ये सी सी लिखिए, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट समझते हैं, अल्फा प्लस माइनस बीटा, यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है, सॉरी छूट गया है। ठीक है, ये पेयर में आता है जब भी आता है। अब देखिए होइएगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारा सॉल्यूशन आता था, तो जब अगर डी का वैल्यू इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो, तो आयोटा में आए तो कंजुगेट पेयर के साथ आता है। ठीक है, तो एक ये हो सकता है कि कंजुगेट पेयर आए लेकिन वो नॉन रिपीटेड हो, रिपीट नहीं करता हो। दूसरा केस कि वो रिपीट करता हो, अल्फा बीटा ही 10 बार आ गया। ठीक है, मान लीजिए 20 को रूट है तो अल्फा बीटा में तो 2 है ना, लेकिन वही रिपीट कर रहा है बार 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 वही आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 केस हो सकता है, तो इस दोनों केस में सी एफ कुछ ऐसा होगा। तो केस नंबर 1 में सी एफ का वैल्यू क्या होगा? तो ये C1 C2 है, CN तक जो हम लिखे हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये जो चल रहा है ये कांस्टेंट है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, ABCD PQ RZ कुछ भी। फिलहाल हम यहाँ C1 C2 C3 लिखे हैं। उसके बाद e का पावर m1x लिखे, तो m1 क्यों लिखे? क्योंकि हम इसका रूट माने हैं कि m1 है, m2 है, m3 है, डॉट डॉट mn तक का जितना है, क्योंकि पहला जो केस है उसमें रूट रियल तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं तो सबको एक ही थोड़ी मान सकते हैं, m1 m2 अलग अलग सबको माने हैं। ठीक है, तो c1 e टू दी पावर m1x प्लस c2 e टू दी पावर m2x प्लस डॉट 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 ऐसे करते करते cn e टू दी पावर mnx तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो होगा इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो अगर कोई हम लोग के पास जनरल इक्वेशन है, ठीक है, और उसका जो ये फंक्शन ऑफ डी है, वहां से डी का वैल्यू कुछ ऐसा निकला है कि वो रियल है लेकिन इक्वल नहीं है, तब उस केस में उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ इस तरीके से आएगा। उसी तरीके से सेकेंड केस में अगर वो रिपीटेड है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इतना आएगा, थर्ड केस में इतना आएगा, फोर्थ केस में इतना आएगा। ये सारा चीज पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं,
डिटेल अब जानने के लिए उस वीडियो को देखें, ठीक है। अब आगे बात आता है कि हम लोग समझ गए कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालता है। चलो भाई आसान है, बहुत ईजी है, हम लोग निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा इस पर भी बात करिए ना कि ये पी आई क्या है। तो पी आई को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो अब समझते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है। वैसे पिछले वीडियो में हम, चूंकि देखिए इसका क्या है ना कि इसका 4 टाइप होता है सी एफ का, आपको बताया ना सी एफ के लिए 4 केस बन सकता है, 1 2 3 4। वैसे ही ये पी आई के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल 5 टाइप का होता है। 5 टाइप से हम लोग 5 टाइप इसका पढ़ेंगे, 5 टाइप का अध्ययन करना है। उस टाइप का जब आएगा सबका बताएंगे। तो 2 जो टाइप है ना वो हम पिछले वीडियो में इसका डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो उसका हल्का सा रिवीजन कराएंगे और हम लोग आज तीसरे चौथे टाइप पे आएंगे, उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो बने रहिए। अभी हम इस वर्ड को मिटाते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए पीआई जो होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसको हम लोग सोल्व करने के लिए ये 5 टाइप का हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये जो बाहर में जो एक्स का फंक्शन रहता है, जैसे हम लोग का जो जनरल इक्वेशन है वो है फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक्स की जगह पे हम आपको ये भी लिखे थे कि ये जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो दोनों बात सेम ही है, ठीक है। तो बुक में एक्स लिखा है, कोई ना एक्स भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो x है ना, अगर ये x e टू दी पावर x के इक्वल में है तो एक केस हम बनाए हैं, दूसरा केस हम नहीं बनाए हैं, ये बुक में बनाया है। ये जो इस सबको बनाया है साइंटिस्ट वो बनाया है, हम लोग को तो बस स्टडी करना है, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि इस x के जगह पर मतलब इक्वेशन के बाहर में साइन x या फिर कॉस x के फॉर्म हो, या फिर तीसरा ये हो सकता है कि x के पावर m के फॉर्म में हो, चौथा ये हो सकता है कि टू दी पावर x हो और इनटू में x का कोई फंक्शन हो, और दूसरा ये x का पावर m हो और इनटू में x का कोई फंक्शन हो, ठीक है। इस टाइप से हम लोग 5 केस बनाए हैं। तो सबके लिए अलग अलग तरीके से हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। वैसे आपको हम बताए हुए थे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल का तो सीधा फार्मूला है कि 1 बाई सीधा फार्मूला है कि आप 1 बाई एफ डी कर दीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ तो क्या 1 बाई एफ डी करें फंक्शन ऑफ डी। उसके बाद क्या करते हैं, जो x का जो वैल्यू है ये x इसको रख देते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। या फिर हम इसको आपको ऐसे भी बताए थे कि x बाई एफ डी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इसी के बराबर होता है। लेकिन सारे केस में ये सोल्व नहीं हो पाता है क्योंकि ये फंक्शन ऑफ डी कहने के लिए, लेकिन डी तो डिफरेंशिएशन है, तो उसको सोल्व करने का तरीका ना होना चाहिए। डिफरेंशिएशन को सोल्व करने का फॉर्मूला होता है ना, इसको हम आगे जाकर फंस जाते हैं, इसको हम लोग सोल्व ही नहीं कर पाते। यहाँ से डी को हटाना रहता है डिफरेंशिएशन करके, ठीक है, इसीलिए आगे हम लोग फंस जाते हैं। तो बताया गया है कि अगर इस टाइप का कोई फंक्शन हो तब कैसे आगे बढ़ना है, अगर इस टाइप का फंक्शन हो तो कैसे आगे बढ़ना है, इस टाइप का फंक्शन हो तो कैसे आगे बढ़ना है, ताकि हम लोग आगे फंसे नहीं। इसीलिए पहले से ही हम लोग देख लेते हैं कि वो किस टाइप का फंक्शन है और उसके बाद हम लोग उसी तरीके से रणनीति बनाते हैं कि आगे हम लोग कैसे बढ़ें, ठीक है। तो पहला जो केस है उसके बारे में हम आपको बताए हुए थे कि अगर x का वैल्यू e के पावर के फॉर्म में है तो आप क्या करिएगा, बताते हैं, x बाई एफ डी लिखते हैं ना, ठीक है। तो अगर x के जगह पे e टू दी पावर ax आ जाए और बाई एफ डी आ जाए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, e टू दी पावर x ऊपर रखना है और नीचे में क्या कर देना है, फंक्शन ऑफ d के जगह पे a कर देना है, ठीक है। इस d के जगह पे ये a रख देना है। ये दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, ठीक है, और नहीं दिख रहा था ये पिछले वीडियो में बताए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, बस d के जगह पे a रख देना है। अब ये फंक्शन ऑफ a हो जाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ d है वहाँ हम लोग a रख देते हैं। दूसरे के बारे में भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, बताए हुए थे आपको, खैर बता देते हैं। वैसे इस पे क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ है, पहले टाइप पे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, दूसरे टाइप पे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए। रीजन ये है ना कि पहले हम आपको तीसरा टाइप भी बता देते हैं, क्योंकि इस तीनों टाइप से मिलाकर क्वेश्चन देता है एक क्वेश्चन, मैंने हमेशा देता है तीनों टाइप से मिलाकर के, इसलिए पहले हम लोग तीनों टाइप समझ लेते हैं
कि किस टाइप का रहेगा, तो हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो दूसरा केस में, इस केस में ये हो सकता है कि मान लीजिए कि साइन एक्स, ठीक है, बाई एफ डी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इस फंक्शन ऑफ डी को हम लोग चेंज करेंगे फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर में। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से इस डी को डी स्क्वायर के फंक्शन में चेंज करेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे साइन एक्स, इसको तो जैसे वैसे ही लिखेंगे। अब बाई इसको फंक्शन बना देंगे डी स्क्वायर का। ठीक है, और पुट कर देंगे डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे लिखना ये हमको नहीं लग रहा है सही होगा इक्वल में, चूंकि तो हम सीधा यहाँ लिख देते हैं ऐसे, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। तीसरा इक्वेशन में क्या करेंगे, तीसरा एक्स का पावर m है, तो इस वाले में थोड़ा सा आपको समझना है। इस वाले में हम लोग फंक्शन ऑफ डी को, ठीक है, इसको किसी भी तरीके से हम लोग 1 प्लस एक्स का पावर m के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे x क्या होगा, तो x यहाँ d का ही कोई फंक्शन होगा, और इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको बाइनोमियल थ्योरम की मदद से तोड़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम की मदद से इसको तोड़ेंगे, क्वेश्चन करते समय हम बताएंगे। बाइनोमियल थ्योरम की मदद से इसको तोड़ लेंगे, और उसके बाद ये अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएगा, और उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि एफ ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी कुछ इस तरीके का है। मान लीजिए कि 1 बाई होता है ना, 1 बाई मान लीजिए कि ऐसे है। ठीक है, ये इसको x का हम x ही रहने देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग फाइंड कर रहे हैं, और x बाई फंक्शन ऑफ d है, और फंक्शन ऑफ d की जगह पे देखते हैं क्या है, ऐसे है। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस 9 है। ठीक है, तब कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, तो ये x को तो x ही फिलहाल हम लोग रख रहे हैं, और इसको क्या करेंगे ना, इसमें से 9 को कॉमन ले लेंगे। तब देखिए 1 अब प्लस इसको हम लोग डी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर लेंगे कि 9 को 1/9 ये बाहर आ गया, और इसको ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर चला गया, इसका पावर हो गया -1 और इंटू एक्स। अब देखिए ये 1 प्लस, अब x के जगह पे क्या है, x की जगह पे डी स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स का पावर m के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ x का मतलब x नहीं है, वो तो एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स का पावर m, और उसको बाइनोमियल ऑपरेशन पे हम लोग तोड़ते हैं, उसका डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे। तो ठीक है, अभी हम आपको तरीका बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो x है, यहाँ पे d का ही कोई फंक्शन होगा, जैसे इस केस में देखिए यहाँ डी स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ से 9 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ बाई में भी 9 होगा ना, इसके डी स्क्वायर बाई 9 होगा, ये छूट रहा था। ठीक है, तो डी स्क्वायर बाई 9 एक्स का वैल्यू होगा, और उसके बाद हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से इसको तोड़ देंगे फंक्शन में अलग अलग, और उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल आसानी से निकाल पाएंगे। ऐसा सब ये लोचा क्यों हो रहा है आपको तब समझ में आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें ये तीनों टाइप इन्वॉल्व होगा, और उसके बाद करते हैं। जनरली इसी से पूछा जाता है क्वेश्चन जिसमें ये तीनों टाइप रहता है, ताकि आपको तीनों का कॉन्सेप्ट पता होना हो तभी बनेगा क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए क्वेश्चन ये है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2018 में पूछा हुआ है, और 2020 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, और 2021 का एग्जाम हो चुका है, 2021 में नहीं पूछा है, तो 2022 में भी पूछने का संभावना बन रहा है। ठीक है, अच्छा खासा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, थोड़ा भी इग्नोर नहीं करिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 2022 में भी पूछा जाएगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर अभी तक का आप सारा चीज़ समझ गए अच्छे से, तो बहुत ही आसानी से आप इसको डील कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा इसके सॉल्यूशन में, आप खुद बताइए। सबसे पहला नंबर काम क्या होता है, इसको पहले जनरल फॉर्म में हम लोग ला दें। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन इक्वेशन, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डी डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो हम लोग का जो इक्वेशन है उसको पहले लिख लेते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 3x
प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का गिवन इक्वेशन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका सिंप्लीफाई इसको कैसे करना है समझते हैं। इसको जनरल फॉर्म की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d2y ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल डी, इसको कैपिटल डी मानते हैं, डी बाई डी एक्स को, तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग y को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन 3x, ठीक है, प्लस ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही है। अब देखिए, अब ये हम लोग का जो जनरल फॉर्म होता है फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा तो अब ये जनरल फॉर्म में आ गया है, ये फंक्शन ऑफ d है और इंटू में y है और इज इक्वल टू एक्स का फंक्शन है इधर। ठीक है, अब x का फंक्शन बड़ा है तो क्या करे, बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, x का फंक्शन ही रहना चाहिए इधर, बस x का फंक्शन आना चाहिए और कांस्टेंट रहना चाहिए, y नहीं आना चाहिए, y नहीं है तो ठीक है, ये जनरल फॉर्म में आ गया है। अब हम लोगों को इसका सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले काम क्या होता है, ये जो फंक्शन ऑफ d है इसको 0 के इक्वल करके हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वी चूज, हम लोग चूज करते हैं एफ ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू 0, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी को उधर 4 को उधर भेजते हैं, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 -4 हो जाएगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि d इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से d इज इक्वल टू रूट के अंदर में -4 होगा। ठीक है, तो रूट के अंदर में -4 होगा तो रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस 2 आयोटा आने वाला है, पता चल गया है d का वैल्यू। ठीक है, अब d का वैल्यू पे ही डिपेंड करता है CF। अब दूसरा काम हम लोग का क्या है, दूसरा स्टेप में अब CF निकालना है, CF निकाल लेंगे, उसके बाद PI निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हो गया। तो अब CF निकालने के लिए, अब CF निकालने के लिए क्या करेंगे, अब CF तो इसके नेचर पे डिपेंड करता है, तो नेचर इसका कैसा है, ये जो है कंजुगेट पेयर में है, ये जो रूट है ये रियल नहीं है, इमेजिनरी है, और इमेजिनरी में कैसा है, तो कंजुगेट पेयर इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, 0 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो कंजुगेट इमेजिनरी जो होता है ना, इमेजिनरी रूट जब भी आता है तो वो कंजुगेट पेयर में ही आता है। ठीक है, तो अब ये रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है, तो नॉन रिपीटेड है, रिपीट थोड़ी कर रहा है, तो अब रिपीट नहीं कर रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका CF निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल इस सारे का निकालेंगे। अब यहाँ आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए तो यहाँ तीनों फॉर्म है, साइन वाला भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, x का पावर 2 भी है, तो सबका कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे, आएंगे हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग CF निकालते हैं, चलिए CF निकालते हैं। तो CF कितना होता है, अब इस केस में देखिएगा, अब हम लोग जो पढ़े हैं कि अगर रूट कंजुगेट पेयर में है और रिपीटेड नहीं है तो उसका जो CF होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो e टू द पावर अल्फा x, ठीक है, इंटू a कॉस बीटा x प्लस b साइन बीटा x होता है। कुछ इस तरीके से होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन यहाँ अल्फा बीटा क्या होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि अल्फा का जो वैल्यू है ना वो 0 है और बीटा का जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, तो अल्फा के जगह पे जब हम 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट खत्म, और बीटा के जगह पे 2 रखते हैं, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आने वाला है वो ये तो खत्म हो जाएगा, e का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इंटू a कॉस बीटा के जगह पे 2 है तो 2 रखेंगे, 2x प्लस b साइन 2x। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 को छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई में है तो 1 कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग का निकल गया है। अब हम लोग को निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अब हम निकालते हैं, इधर थोड़ा सा मिटाते हैं,
और आपको दिखाते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल करके। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो लिखेंगे नाउ पी आई इज इक्वल टू एक्स बाई फंक्शन ऑफ डी होता है, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 1 बाई, अब फंक्शन ऑफ डी कितना है, फंक्शन ऑफ डी डी स्क्वायर प्लस 4 है, तो डी स्क्वायर अब प्लस 4, ठीक है। अब देखिएगा x है, ठीक है, कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स की जगह पे ये तो 3 पद है, ये है सब, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन 3x प्लस ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, कोई ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं, ये सारे के साथ अलग अलग टूट जाएगा, अलग अलग तोड़ सकते हैं ना, ये सबके साथ मल्टीप्लाई में है, तो चलिए तोड़ देते हैं। तो 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है, और इसके साथ में अब ये कंबाइन हुआ साइन 3x प्लस 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4, इसके साथ में हुआ फिर ई टू दी पावर x प्लस 1 बाई डी स्क्वायर प्लस है 4, और इसके साथ में हुआ एक्स स्क्वायर, ठीक है, अलग अलग तोड़ दिए। अब आते हैं इस पे, तो इसका जो रूल कहता है, साइन एक्स वाला रूल क्या कहता है कि डी स्क्वायर की जगह पे आप माइनस ए स्क्वायर रख दीजिए, और ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यानी ये 1 बाई माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, और ए का वैल्यू क्या है 3 है। अरे यहाँ पे ए रहता था ना, तो ए हम लोग क्या कहते थे कि डी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर रख दीजिए, तो डी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर, और ए का मतलब यहाँ 3 है, तो 3 स्क्वायर रख दिए प्लस 4, ठीक है। हो गया, कहानी खत्म, यही करते हैं ना, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को लिखेंगे, नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं, इस यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1 है, ए का वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, 1 बाई ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। डी के जगह पे क्या करते हैं 1 रख देते हैं, तो यहाँ तक हमको लग रहा है कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, तो थोड़ा सा मिटाते हैं और जगह बनाते हैं, और यहाँ के मसला को हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ के लिए आपको हम बताए हुए थे, अच्छा यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स छूट रहा है, अच्छा ई टू दी पावर एक्स भी तो यहाँ रहेगा ना, ये तो रहेगा ही ना, और यहाँ का जो साइन 3x ये भी रहेगा, ठीक है, ये तो रहेगा ही। अब आते हैं प्लस में, अब इसके लिए आपको हम बताए थे कि इसको ऊपर ले जाना है, इसका पावर -1 करना है, 1 प्लस एक्स का पावर m के फॉर्म में लाना है ऊपर ले जा करके, ठीक है। तो अभी तो इसमें से फिलहाल हमको 4 कॉमन लेना होगा, 4 को कॉमन ले लिए हैं, तब ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको हम पहले बताए हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, क्या कि इसको 1 प्लस एक्स के पावर m के फॉर्म में ले जाना है, ठीक है। तो अब देखिएगा ये जाएगा फॉर्म में, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर -1 हो जाएगा, तो 1 प्लस इसको x मानेंगे, उसका पावर -1 हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इस पर बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, आगे देखिएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, इसके पहले लगा है माइनस, तो ये जाएगा -9 प्लस 4 हो जाएगा -5, ठीक है। तो 1 माइनस लिख लेते हैं पहले, 1 बाई 5, ये हो जाएगा साइन 3x, ठीक है। अब प्लस, अब देखिए 4 और 1 5, तो 1 बाई 5, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर x, ठीक है, और प्लस अब ये हो जाएगा 1 बाई 4, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर -1, और इनटू में है एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस पे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, बाइनोमियल फॉर्मूला लगाते हैं। बाइनोमियल फॉर्मूला कहता है 1 प्लस एक्स का जो पावर m लिखते हो ना आप, मानते हैं इसको n, ठीक है, वो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n -1 बाई
1 2 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे होता है। अब प्लस डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है, इसका ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो यही वाला हम लोग फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इसको हम लोग इसी फार्मूला पे तोड़ते हैं। तो -1/5 sin 3x, ठीक है, और प्लस 1/5 e टू द पावर x, अब प्लस ये 1/4 है और इसको लेते हैं ब्रैकेट में। इसका क्या है 1 प्लस, ठीक है, nx। अब n की जगह पे क्या है, n की जगह पे -1 है तो ये माइनस हो जाएगा। x n की जगह पे तो -1 है तो माइनस हो गया। x की जगह पे क्या है d²/4, तो इतना ही रहेगा d²/4। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद होता है प्लस n इंटू n-1। अब ध्यान दीजिएगा n इंटू n-1 तब -1 इंटू -1 अब बाई 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, यही होता है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये -1 -2 हो जाएगा, ये 2/3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 3 का फैक्टोरियल कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो ये 2/6 हो जाएगा ना। अच्छा, 2/6, ठीक है। इंटू क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा nx है, यहाँ पे होता है x² होता है, ठीक है, यहाँ पे x² होता है, छूट रहा था, ठीक है। x² की जगह पे ये क्या हो जाएगा d² है, तो d का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है। अब प्लस डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। इंटू क्या है x² है, इसको मिटाते हैं, आपको कंफ्यूजन होगा एक सेकेंड, ठीक है। तो इधर मिटा दिए, कंफ्यूजन हो रहा था। और एक चीज़ यहाँ गड़बड़ हो गई है, एक्चुअली में यहाँ 3 का फैक्टोरियल नहीं होता है, यहाँ 2 होता है, ठीक है, क्योंकि हम फैक्टोरियल वाला चीज़ यहाँ सिंप्लीफाई कर दिए हैं n इंटू n-, एक्चुअल में यहाँ nc0 होता है, यहाँ पे nc1 होता है और यहाँ nc2 होता है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखे ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमको फैक्टोरियल 3 नहीं लिखा, वैसे तो फैक्टोरियल 2 होता, लेकिन उसको सिंप्लीफाई हम लोग करके लिखे तो n इंटू n-1/2 होगा यहाँ पे। तो यहाँ भी इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 2/2 कट जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे खाली हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम इसको सुधार देते हैं, तो ये प्लस सीधा हो जाएगा d का पावर 4/4 4 जा 16, ठीक है। अब प्लस डॉट 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 ऐसे बढ़ेगा और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट बंद, इंटू में x² अभी चल रहा है इधर, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। अब आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं पी का, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आया है -1/5 आया है, इंटू साइन 3x, ठीक है, प्लस 1/5 e टू द पावर x आया है, प्लस अब देखिए, अब इस 1/4 से सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस 1/4 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x से भी इधर, x भी है इधर, तो साथ में मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। तो x²/4 हो जाएगा, तो प्लस x²/4 हो गया। उसके बाद देखिए प्लस क्या होता है, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, ये 4 है तो माइनस d²/4 4 जा 16 x², तो यहाँ प्लस लिखना गलत होगा, माइनस लिखेंगे, माइनस d²/4 4 जा 16 x², ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 से इसमें, तो 6 4 जा 64, ठीक है, तो प्लस है इस बार तो प्लस लिखेंगे, और d का पावर 4 है तो d का पावर 4 बाई 64 x², ठीक है। नेक्स्ट टर्म डॉट डॉट डॉट, अच्छा नेक्स्ट वाले टर्म को हम छोड़ क्यों रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे ये डी स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। इस डी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे डी टू वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का हम लोग अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने वाले, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो है, अच्छा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर का फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर का जब हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक बार करेंगे तो 2x, एक बार करेंगे तो 2 आएगा, और जैसे ही तीसरा बार करेंगे वो तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद चौथा बार भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, पांचवा छठा, उसके बाद जितना बार भी करेंगे 0 ही होगा ना। तो अब इसके आगे जब हम करते तो d का पावर 6 आने वाला था, तो वो तो ऑलरेडी 0 होगा, पहले से पता है। d का पावर 8 भी ऑलरेडी 0 होगा। तो हमको जब पहले से पता ही है कि आगे वाला टर्म 0 आने वाला है, तो क्या फायदा है आगे वाले टर्म को हमको ढोते रहने का, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अब फाइनली। देखिए हम अब सीधा फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो क्यों लिखते हैं बता रहे हैं। तो हेंस y इज इक्वल टू क्या होता है, CF प्लस PI, ठीक है। तो चलिए y इज इक्वल टू, हम एक काम करते हैं, ये CF पहले से मेरे पास लिखा हुआ है, नीचे वाला टर्म एक्चुअल में यहाँ पे तो वैल्यू रखा हुआ था, इसको मिटा देते हैं। एक मिनट, हम सोच रहे थे इसको यूज कर देगा, एक स्टेप पहले अभी इसको सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये -1/5 साइन, प्लस वाले को पहले आगे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। 1/5 e का पावर x -1/5 साइन 3x, उसके बाद फिर ये माइनस वाले को लिख लेते हैं। अच्छा ये माइनस वाला अभी इसको सिंप्लीफाई भी तो करना है, पहले प्लस वाला ही लिख लेते हैं, प्लस x²/4। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ d2 है तो x² का डिफरेंशिएशन होगा, कितना बार होगा, 2 बार होगा, तो कितना आएगा। तो जब x² का जब आप एक बार डिफरेंशिएशन करिएगा तो 2x आएगा, दूसरा बार जैसे ही करिएगा 2 आ जाएगा, और 2/16 कट के क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और माइनस पहले से लगाया था -1/8 होने वाला है ये, ठीक है। और अब देखिए ये तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन करिएगा तो 2 होगा, तीसरा बार जैसे ही करिएगा 0 हो जाएगा, चौथा बार का तो सवाल ही नहीं होता, 0 ही हो जाएगा। तो उसके बाद उसके आगे का जितना भी टर्म है वो सारा टर्म 0 होने वाला है, ठीक है। तो रहने देते हैं, इतना ही हो जाएगा PI। अब हम लोग फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो as we know that y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ठीक है। तो हेंस ये CF हो गया, प्लस में अब हम लोग लिखते हैं CF और प्लस अब PI का वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो PI के वैल्यू में इस दोनों में से 1/5 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 1/5 को कॉमन ले लेंगे, ये माइनस में है ना, ये हो जाएगा e⁻x माइनस साइन 3x, ठीक है। प्लस इसमें से क्या करते हैं ना 1/4 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/4 ये हो जाएगा x² माइनस 1/2, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, हम लोग क्या किए, सबसे पहले जनरल फॉर्म में उसको ला दिए, फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू x, कैपिटल X, ठीक है। उसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ d को 0 के इक्वल करके d का वैल्यू निकाल लिए हैं, और d का जो वैल्यू है उसके आधार पर CF निकाल लिए हैं, और उसके बाद PI निकाल लिए हैं अलग अलग करके, और CF और PI को ऐड कर दिए, जनरल सॉल्यूशन निकल गया। और यही हम लोग को निकालना था। ये क्वेश्चन 2 बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, 18 और 20 में, 22 में पूछने का संभावना है, तो आप इसको स्किप मत करिएगा और अच्छे से इसको समझ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो 1-2 बार भी आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।